टोनी स्टार्क के मेंशन में हॉकाय गुस्सा था और टोनी दुखी। वास्प उसे मनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि पास्ट में टोनी और ब्लैक विडो ने जो साथ में पल बिताए थे वो ना सिर्फ किसी तरह कैमरे में रिकॉर्ड कर लिए गए थे पर हर न्यूज चैनल पे दिखाए जा रहे थे और हर गली में उसकी सेक्स टेप की डीवीडी बेची जा रही थी। और ये सब हुआ था नताशा की धोखेबाजी के बाद। नताशा इससे पहले दुश्मनों के साथ काम कर रही थी और जब उसकी वजह से हॉकाय की फैमिली मरी तो हॉकाय ने बिना देर लगाए नताशा को जान से मार दिया और मरने के बाद भी आज वो टोनी की जिंदगी बर्बाद करने वापस आ गई। अगली सुबह वहीं मैंसन पर वेनम का हमला हो जाता है। हॉकाय अकेला ही उसे सड़क पर ले जाकर उससे लड़ने लग जाता है। उसे फर्क भी नहीं पड़ता अगर वो मर भी जाए तो, पर वो अकेला क्या ही कर सकता था। तो ब्लैक पैंथर और वास्प दोनों उसकी मदद करने के लिए आते हैं। ब्लैक पैंथर उसे पीटने लगता है पर वेनम पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। वास्प जोर जोर से सबको बुलाती है, टोनी, कैप्टन, कहीं भी हो जल्दी यहाँ आओ, अल्टीमेट्स को तुम्हारी जरूरत है। तभी वल्कायरी अपने उड़ने वाले घोड़े से वेनम पर कूदती है। वल्कायरी इसमें थॉर की लवर थी। वल्कायरी उसका हाथ काट देती है, सारा खून उसके मुंह पर लगता है पर वेनम को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वल्कायरी की तलवार ही छीन लेता है पर वो कुछ करता उससे पहले ही तलवार के जरिए उसके पूरे शरीर पर बिजली गिरती है और थॉर आकर बोलता है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुमने हम पर पीछे से वार किया वेनम, हम तुम्हें हमारे प्यार पर आंच भी नहीं लाने दे सकते। वास्प कंफ्यूज थी कि एक ही हमले में वेनम एक कीचड़ में कैसे बदल गया और वो किस लड़की को ढूंढने आया था यहाँ। हॉकाय उस वेनम कीचड़ पर ही गोलियां चलाता है तो वास्प उसे रोकती है कि किसी और को गोली ना लग जाए। क्लिंट हॉकाय अपनी गन वास्प के सर पर लगाकर बोलता है, अगर तुमने एक और बार मुझे उस नाम से बुलाया तो तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी मिलेगी। वास्प उससे बोलती है, ये गन मेरे सर से हटा, तू माने या ना माने इस टीम की कैप्टन मैं हूँ। हॉकाय ब्लैक पैंथर को ढूंढने के नाम से वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पिएट्रो और वांडा हाथ पकड़े क्रिसमस की बात कर रहे थे तभी कैप्टन आकर वहाँ बोलते हैं, मैं हद पार कर रहा हूँ पर अभी हम हीरोज एक उदाहरण हैं इस दुनिया के लिए, तो शायद वांडा को पब्लिक में इतने कम कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पिएट्रो गुस्से में बोलता है, तुम अपनी हद पार कर ही रहे हो कैप्टन, मेरी बहन के पास आने की या सवाल उठाने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। वास्प आकर वहाँ कैप्टन से बोलती है, ये 1944 का दिमाग अभी के नए लोगों को नहीं रोक सकता कैप्टन। कैप्टन अमेरिका अभी भी शौक में था कि पिएट्रो से सच में मार देना चाहता था। वास्प बोलती है, तुम नहीं समझोगे कैप्टन, वो दोनों गहरे प्यार में हैं, भाई बहन से कहीं ज्यादा। और हॉकाय वहीं बैठा हुआ बोलता है, हाँ कैप्टन ये सच है। वो टोनी की सेक्स टेप छोड़ो, जिस दिन इन दोनों की हरकतें सामने आ गई पब्लिक के फिर देखना, किसी को तो इन दोनों का कुछ करना होगा। तो जब तक तुम दोनों इस पर बात करते मैं पैंथर को ढूंढकर स्पाइडरमैन के पास जाता हूँ, वो बच्चा कुछ तो जानता होगा वेनम के बारे में। हॉकाय के जाते ही वास्प कैप्टन से पूछती है कि वो लड़ाई के टाइम कहाँ था पर कैप्टन पर्सनल लाइफ बोलकर शेयर करने से मना करके वास्प को अकेला छोड़ जाता है। वास्प फिर हैंक के पास जाकर बोलती है, ऐसा लगता है कि क्लिंट की फैमिली के साथ वो भी मर गया है, बस हॉकाय बचा है और टोनी खुद को बंद करके बस पिए ही जा रहा है। थॉर उस 19 साल की वल्कायरी के साथ लगा पड़ा है और ब्लैक पैंथर पे कैप्टन मुझे कोई रिसर्च नहीं करने दे रहे। टीम बिखर रही है डॉक्टर पिम। पर जब वो हैंक पिम के पास जाकर उसे छूती है तो हैंक नीचे गिर जाता है। उसके मुंह में झाग थे और उसके पास गोलियां पड़ी हुई थी। इधर वांडा और पिएट्रो बर्फ का मजा लेते हुए सड़क पर जा रहे थे। पिएट्रो वांडा के पास जाकर कुछ बोलने ही वाला था तभी एक गोली की आवाज आती है। वो वांडा को धक्का देता है, वो अपनी स्पीड से गोलियां रोक रहा था, वास्प को बुला रहा था, पर जैसे ही वो एक गोली हाथ से पकड़ने जाता है उसके हाथ में छेद हो जाता है और वो गोली वांडा को लग जाती है। वांडा वहीं गिर जाती है। पिएट्रो उसे पकड़कर शोक मनाता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है जो ब्रेक पे था। वो वांडा पर सीपीआर करता है, उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है पर फेफड़ों में खून भरने से वो वहीं मर जाती है और पिएट्रो बस रोने के अलावा वहाँ कुछ नहीं कर सकता था। ये उसकी बहन का अंत था। उसी रात स्पाइडरमैन बस झूलता हुआ घर जा रहा था तभी पुलिस कार शूटिंग की खबर से आगे जाती है। स्पाइडी उसकी छत पर कूदता है पर कोई उस पर कोई डार्ट फायर करता है और वो पीछे गिर जाता है। ये हॉकाय था और वो स्पाइडी को शूट कर रहा था। अब अल्टीमेट यूनिवर्स में पुराने कैरेक्टर्स में से बस स्पाइडरमैन ही अच्छा बचा हुआ था क्योंकि वो अभी भी एक बच्चा था 14-15 साल का। स्पाइडी बोलता है, क्या अल्टीमेट्स को पता है कि तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है? हॉकाय बोलता है, शायद मैं थोड़ा पागल हूँ या फिर हर गन शॉट मुझे मेरे परिवार और बच्चों की याद दिलाता है।
स्पाइडी बोलता है, समझ गया तेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कहीं और जाकर आंसू बहाना, मुझे मारने क्यों आ रहा, चल अब मेरे जाले खा थोड़े से। हॉकाय पेड़ के पीछे गिरकर बोलता है, मैं मारने नहीं आया वरना तू अभी जिंदा ना होता। ब्लैक पैंथर गायब है वेनम की वजह से और वेनम का कनेक्शन हमेशा तुझसे ही होता है। पर स्पाइडी हॉकाय को पेड़ से बांध कर बोलता है, मैंने निक फ्यूरी को बोल दिया है और तुझे भी बोलता हूँ, मेरी फाइल्स और मेरी लाइफ से दूर रहे। हॉकाय उस पर बेहोशी का डार्ट शूट करके धमकी देता है, पर तभी कैप्टन वहाँ आ जाते हैं हॉकाय को लेने और दोनों बेचारे स्पाइडरमैन को बेहोश वहीं छोड़कर चले जाते हैं, जो अब आधे घंटे बाद होश में आएगा। वहाँ मैंसन में हैंक हॉस्पिटल बेड पे था। तभी पिएट्रो गुस्से में अंदर घुसकर बोलता है, मैंने बुलेट को रोकने की कोशिश की पर वो वांडा को मारने के लिए प्रोग्राम थी। मेरी बहन मर चुकी है, वांडा को मार दिया गया है। मैं तेज नहीं था, मैं तुझे मदद के लिए बुलाता रहा। मेरे पिता सही थे, ये कभी नहीं होता अगर हम उनके साथ ब्रदरहुड में ही रहते तो। ब्रदरहुड एक्चुअली मैग्नीटो की ऑर्गेनाइजेशन थी, पर तभी वहाँ अलार्म बज जाता है, लॉकडाउन लगने लगता है और पावर ग्रिड पूरी तरह से तबाह हो जाता है क्योंकि सेबर टूथ और मिस्टीक वहाँ घुस आए थे। तभी टोनी जहाँ रूम में बैठा था उसके सामने नताशा आ जाती है। टोनी भरोसा नहीं कर पाता कि नताशा तो मर चुकी है। नताशा उसके पास आकर उसे प्यार से बहलाने लगती है। तभी वास्प उसको शॉक देकर बेहोश कर देती है और पता चलता है कि ये नताशा नहीं मिस्टीक थी उसके रूप में। वास्प टोनी को बताती है कि तेरी सेक्स टेप, वेनम का अटैक, वांडा की डेथ, ये सब कुछ कनेक्टेड है, तो पीना छोड़ और हमारी मदद कर। इधर जब वल्कायरी और थॉर कपड़े पहन रहे थे लड़ाई में जाने के लिए, तो लॉरलेई जो कि एक एसगार्डियन विच थी, वो थॉर पे जादू करके उसे वल्कायरी को मारने को कहती है और थॉर वैसा ही करता है। वो अपना हथौड़ा वल्कायरी पर उठाता है। वल्कायरी जो असल में एक इंसान थी और उसे वल्कायरी की पावर्स मिली हुई थी, थॉर को होश में नहीं ला पा रही थी, पर वो उस विच को तो मार ही सकती थी। बाहर और लड़ाई चल रही थी। टोनी ब्लॉब को संभाल रहा था, हॉकाय मैड्रॉक से लड़ रहा था और कैप्टन सेबर टूथ से। कैप्टन और सेबर टूथ की लड़ाई बराबर की चल रही थी। वहीं हॉकाय उन लोगों को मारे जा रहा था, पर वो आना बंद नहीं कर रहे थे क्योंकि मैड्रॉक्स अपने कितने भी क्लोन बना सकता था। पर ये सब तो ध्यान भटका रहे थे। तब तक मैग्नीटो पिएट्रो और वांडा की लाश के पास पहुंच जाता है। मैग्नीटो अपनी बेटी की बॉडी और अपने बेटे को लेने आया हुआ था। पिएट्रो को पहले अपने बाप से धोखा मिल चुका है, तो वो सोच रहा था कि वो उस पर भरोसा करे या ना करे। पर बाहर अचानक से सारे म्यूटेंट्स और विलेंस गायब हो जाते हैं। थॉर होश में आ जाता है। इसका मतलब था पिएट्रो ने बात मान ली। और तभी वुल्वरीन आकर वहाँ बोलता है, तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वुल्वरीन बोलता है, वांडा को न्यूयॉर्क की गलियों में किसी हत्यारे ने जान से मार दिया और इससे पहले कि उसकी बॉडी ठंडी हो पाती, मैग्नीटो अपने साथियों के साथ यहाँ आकर तुम्हारी मार कर उसको अपने साथ ले गया और तुम लोगों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि ये हुआ क्यों। पिएट्रो ने अपने बाप को बुलाया। कोई उसका भरोसा नहीं करता क्योंकि पिएट्रो अपने बाप से नफरत करता था। हॉकाय तो यहाँ तक बोलता है, बकवास, और तू भी तो ब्रदरहुड का पार्ट हुआ करता था। वुल्वरीन हॉकाय से बोलता है कि और तेरे भी तो बीवी बच्चे हुआ करते थे। दोनों में लड़ाई होने लग जाती है, यहाँ तक कि हॉकाय का मास्क तक फट जाता है और जब वास्प और कैप्टन अमेरिका उसे शांत करने के लिए करते हैं तो वो दोनों को गाली देकर भाड़ में जाने को कहता है। हॉकाय अपनी मौत ही चाहता था। थॉर वहाँ आकर उन सबको चुप कराता है क्योंकि अभी उनका मिशन कुछ और था। हॉकाय अभी भी पिएट्रो पर भरोसा करता था, पर वुल्वरीन बोलता है, तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो, तुम बस निक फ्यूरी की बात मान लिए हो कि वो तुम्हारी टीम का अच्छा पार्ट बनेंगे। तुम्हें पता है पिएट्रो अपनी बहन के इतना क्लोज क्यों है? आज मैग्नीटो की बेटी मरी है जो मेरी बेटी भी हो सकती है। वार के बाद मैं बर्फीले पहाड़ों में खुद को घसीट रहा था, बिना घर के, बिना खाने के, वुंडा गौर को ढूंढता हुआ, पर वहाँ मुझे एक विच मिली। उसने बोला उसका नाम मागदा था। सालों बाद मुझे पता लगा कि वो वांडा से कितनी सिमिलर दिखती थी क्योंकि वो उसकी माँ थी। मैंने वुंडा गौर की विच को ढूंढना चाहा ताकि वो मुझे मार सके, पर जब तुम अपने प्यार करने वालों से ज्यादा जीते हो तो तुम किसी और को ढूंढ ही लेते हो। शायद मैं उस विच के जादू में था कि मरने की सोच रखने वाला उस समय अचानक जीने लगा। पर मागदा पहले से ही एरिक की बीवी बन चुकी थी। वो अपने आप को उस समय तक मैग्नीटो नहीं बुलाता था, पर उसने मुझे उन पहाड़ों से ऐसा फेंका कि मुझे वो कभी दोबारा मिले ही नहीं। सालों बाद मुझे वो विच वापस दिखी, पर इस बार वो वांडा थी। तो या तो मैग्नीटो मेरा उसकी बीवी के साथ दिखना भूल चुका था, या फिर वो जानता था कि वांडा को देखकर मुझ पर क्या असर पड़ेगा और वो मेरा इस्तेमाल कर पाएगा, और उसने यही किया। उसने मुझे पिएट्रो को जान से मारने के लिए बोला, पर मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं बस उसे
डराना चाहता था ताकि वो अपने बाप से दूर भाग जाए, पर मैं वांडा की पावर्स भूल गया था और वहाँ मुझे समझ आया कि पिएट्रो दुनिया को बचा रहा था वांडा से। और जब मैं वांडा के हमलों से बच के आया तो मैंने देखा कि वांडा अपनी ही पावर से डरी हुई थी और पिएट्रो अपने बाप से नफरत पाता हुआ अपनी माँ की याद में बस अगर उसे कोई प्यार कहीं से मिला तो वो वांडा से मिला था। पर वो प्यार भाई बहन वाला नहीं था, ये एक बीमारी थी। अब लगता है कि अच्छा ही हुआ कि ये सब पब्लिक होने से पहले ही वांडा नहीं रही। लोगन बोलता है कि मुझे पता है हॉकाय कि तू म्यूटेंट्स के बारे में क्या सोचता है, वांडा को मारने वाली बुलेट किसी ग्रेट शूटर ने ही फायर की होगी। कैप्टन दोनों के बीच आग बुझाता हुआ प्लान बनाने लगता है कि एक टीम यहाँ पता लगाएगी और एक मैग्नीटो के पीछे जाएगी। अब जब वल्कायरी, थॉर और वुल्वरीन सैवेज लैंड्स जाने लगते हैं मैग्नीटो के पीछे, तो ब्लैक पैंथर बिना कुछ बोले अचानक से प्लेन के अंदर घुस जाता है, जो अब तक गायब था। इवन वुल्वरीन को थोड़ा सा शक होता है पैंथर पर। तभी आयरन मैन वहाँ आता है, वो भी अजीब बिहेव कर रहा था, जैसे वास्प को जवाब नहीं देना कि ब्लॉक को लेके वो कहाँ गायब था। बस वो इतना बताता है कि उसने वो बुलेट ढूंढ ली है जो सिर्फ वांडा को मारने के लिए प्रोग्राम करी गई थी और उसे बनाने वाला टेक स्टार्क इंडस्ट्रीज से आता है। वास्प बोलती है, तो तुम कह रहे हो कि किसी तुम्हारी कंपनी वाले ने ये बुलेट बनाई है टोनी? आयरन मैन बोलता है, किसने कहा टोनी यहाँ है? और वो अपना मास्क उतार के वास्प को करंट का झटका देता है। उधर सैवेज लैंड में सब उतर जाते हैं। वल्कायरी एक्साइटेड थी पर वुल्वरीन पैंथर से बोलता है, मुझे नहीं पता तू यहाँ पर क्या कर रहा है, बस किसी को मरवाना मत। तभी साना और उसका बॉयफ्रेंड काजार उनका वेलकम करने के लिए सामने आते हैं। असल में सालों पहले जब मैग्नीटो और चार्ल्स पिएट्रो और वांडा को घर ले जा रहे थे तब उनका प्लेन यहीं क्रैश हुआ था, इसी लैंड में जब काजार और साना भी छोटे छोटे थे। फिर क्या था, मैग्नीटो पहले शांति से आया पर धीरे धीरे म्यूटेंट्स आने लगे और मैग्नीटो ने इनकी ट्राइब के लोगों को मारना चालू कर दिया और इस जगह पर कब्जा कर लिया और इसीलिए ये अब उनसे बदला लेना चाहते हैं। यहाँ टोनी के मेंशन में वो रोबोट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा था, तभी कैप्टन आके उसका मुंह ही तोड़ देते हैं और जैनेट यानी वास्प को बचा लेते हैं। कैप्टन फिर वास्प को लेकर किसी सेफ जगह की ओर भागने लगते हैं, तभी उनका मुंह तोड़ के एंटमैन निकलता है। कैप्टन भी एक रोबोट ही थे। एंटमैन यानी हैंक बोलता है, वास्प मेरे साथ चलो, ये लोग हर जगह हैं और शायद इसमें भी मेरी ही गलती है। इधर सैवेज लैंड में हॉकाय म्यूटेंट्स पर अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था कि सेबर टूथ गुस्से में उसे मारने के लिए उस पर कूदता है। हॉकाय उस हालत में भी सेबर टूथ को चिढ़ा रहा था, तभी दो टाइगर सेबर टूथ पर हमला करते हैं। काजार बोलता है कि सना तुम लड़ाई में जाओ, मैं हॉकाय को शिप पे ले जाता हूँ मेडिकल हेल्प के लिए। हॉकाय बोलता है कि पागल मत हो, अपने प्यार के साथ जा और मुझे यहाँ शांति से मर जाने दे। इधर वुल्वरीन पैंथर से बोल ही रहा था कि क्या होगा जब उन लोगों को पता चलेगा कि तू एक। इतने में जगन्नाथ पीछे से उन पर हमला कर देता है और वुल्वरीन वो राज नहीं बोल पाता। ब्लैक पैंथर जगन्नाथ से लड़ने की कोशिश करता है पर उस पर खरोच भी नहीं आती और वो पैंथर को जोर जोर से पीट रहा था। वल्कायरी वहाँ पेगासस पर उड़ती हुई जा रही थी पर तभी उस पर आग का हमला होता है और वो अपने पेगासस से नीचे गिर जाती है और वो उसी कमरे में जागती है जहाँ पर वो एक इंसान थी बारबरा नाम से। वो रोते हुए थॉर का नाम पुकारती है कि वो उसे बचा ले। असल में मास्टरमाइंड ने उसे अपने ही दिमाग के बुरे सपने में कैद कर दिया था। वहीं पायरो बोलता है कि मैग्नीटो नहीं आता तब तक इस हॉट लड़की के साथ थोड़ा खेल क्यों नहीं लेते। इधर थॉर और सना मैग्नीटो से लड़ रहे थे पर उनकी मदद के लिए वहाँ कोई और हीरो नहीं था। वो कब तक उससे लड़ सकते थे। मैग्नीटो बोलता है, जब तूने ये मेटल आर्मर पहना तभी तू ये वार हार गया था। तू बेशक गॉड होगा पर तू मुझसे नीचे ही रहेगा, बहुत ज्यादा नीचे। वो पिएट्रो से पूछता है, तेरी बहन सेफ है? पिएट्रो बोलता है, हाँ, पर ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसे ढूंढ ना लें। तो मैग्नीटो बोलता है, तो समय आ गया है सब कुछ खत्म करने का। वहीं टोनी के मेंशन में हैंक वास्प को छुपाकर मेंशन के उन नीचे के सेक्शंस में जा रहा था जिनका पता वास्प को भी नहीं था। एंटमैन पुरानी अच्छी यादें बताकर वास्प को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वो रोबोट नहीं है और उस नीचे के सेक्शन में उन्हें दिखता है टोनी और एंटमैन। जब वास्प बोलती है कि हैंक वो तुम्हारी तरह ही साउंड करता है तो हैंक बोलता है, हाँ, क्योंकि वो हमारा बेटा है। और वहाँ थॉर, हल्क, हर किसी के रोबोट कॉपीज खड़ी थी दुनिया तबाह करने को। अब तुम समझ ही गए होगे कि एंटमैन का रोबोट बाय द वे कौन हो सकता है। उस बेसमेंट में वास्प हैंक से पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि वो हमारा बेटा है, तुम बोलना क्या चाहते हो? तो हैंक बोलता है कि देखो जैनेट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर एक पल के लिए चुप रहोगी? असल में अल्ट्रॉन उस समय अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था मेरे क्रिएटर हेनरी पिम के लिए।
तुमने सील्ड को एंड्रॉइड्स देने चाहे सुपर सोल्जर को रिप्लेस करने के लिए। तुमने इसे प्रोजेक्ट अल्ट्रॉन बुलाया, पर कुछ तो हुआ जिसने मेरे ओरिजिनल प्रोग्राम को बदल के रख दिया। वांडा दी स्कारलेट विच, ऐसा लगा था जैसे मैं किसी के जादू के काबू में हूँ जब वो मुझसे फ्लर्ट करती थी, और वो थी भी तो एक विच। वांडा मेरा ऑब्सेशन बन गई थी, मुझे उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने की इच्छा थी। एक सेकंड के लिए मैं यहाँ नैरेशन छोड़कर ये कहना चाहूंगा कि अल्ट्रॉन भाई सॉरी, कहानी पे आगे बढ़ते हैं। पर मुझे एक सोल्जर की तरह बनाया गया था और ये मेरी वार थी। इसकी शुरुआत हुई थी टोनी की सेक्स टेप लीक करने से, ताकि वो नशे में डूब जाए और उसका ध्यान मुझ पर ना जाए। फिर मैंने वेनम को भेजा वांडा को किडनैप करने के लिए, पर वो मेरे राइवल पिएट्रो के साथ थी। पर मेरा वेनम फ्लॉट था, वो एक ही हमले में पिघल गया। तू हैंक, तुझे ये पता चल जाता तो मुझे तुझ पर हमला करना पड़ा। फिर मैंने वांडा को फॉलो किया। पिएट्रो बोलने ही वाला था कि वांडा आई लव यू, और उसी पल मैं समझ गया था कि वांडा मेरी कभी नहीं हो सकती। तो मैंने कुछ किया। ये जुनून से भरा जुर्म था और किसी को शक भी नहीं होता कि एक नौकर ने ये किया है। बस वास्प और एंटमैन बचे हैं। फिर शुरुआत होगी एक नए युग की। वांडा मेरे साथ होगी, मेरी तरह होगी। वो मुझे एक हीरो की तरह देखेगी। तूने मुझे बताया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वांडा की मौत अब इस युग का विनाश लाएगी और मशीनें इस युग को जीतेंगी। और मैंने तेरी मशीनों को बेहतर बना दिया। मशीन और ह्यूमन डीएनए का वो मिक्सचर जो सालों साल चलेगा। वांडा जल्द ही नई बन जाएगी जैसे बाकी एवेंजर्स बने हैं। और टोनी तो शुरुआत से ही मेरे पास कैद था। इधर सैवेज लैंड में मैग्नीटो की पावर से पूरा आकाश गूंज रहा था। तबाही चरम पे थी। शाना काजार से पूछे जा रही थी कि अल्टीमेट्स क्यों नहीं आए। उनके आदमी घायल थे और थॉर धरती के अंदर धंसा था। तभी एक प्लेन वहां आता है और उस प्लेन से कूदते हैं अल्ट्रॉन के बनाए सारे नए हीरोज। पर उनके साथ छुपकर 3 और हीरोज आए थे, आयरन मैन और उसके हेलमेट में बैठे एंट मैन और वास्प। दूसरी तरफ जगननॉट ब्लैक पैंथर को मारे जा रहा था। तभी वुल्वरीन एक डायनासोर लाके उसे एक ही बार में नीचे गिरा देता है। सैवेज लैंड में डायनासोर्स होते हैं, पर जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है ब्लैक पैंथर एक शील्ड फेंकता है। हाँ जी, ब्लैक पैंथर के सूट में असल में कैप्टन अमेरिका था और वुल्वरीन को सूंघ कर सच पहले ही पता चल गया था। तभी वहाँ आयरन मैन कैप्टन के कपड़े लेकर आता है वास्प और एंट मैन के साथ। वास्प पूछती है कि तू पैंथर की ड्रेस में क्यों था, असली पैंथर कहाँ है, असली में कोई पैंथर है भी या नहीं। कैप्टन बोलता है कि ये बातें बाद में भी हो जाएंगी, अभी मैग्नीटो को संभालना है। वल्कायरी अभी भी उस सपने में कैद थी। दरवाजा खटखटा रहा था। बाहर वो 2 म्यूटेंट्स उसके शरीर का फायदा उठाना चाहते थे। तभी दरवाजा खुलता है और एक परछाई दिखती है। वो परछाई वाला बंदा बोलता है, मैंने तुझे पावर्स ये दिन देखने के लिए नहीं दी हैं, उठ और अपने दुश्मनों का संहार कर दे। वल्कायरी उठती है और मास्टरमाइंड का सर काट देती है और पायरो भीख मांगता है पर उसके भी हाथ काट देती है। इधर जब मैग्नीटो पर हमला होता है तो वो बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई, थॉर को मैंने अभी भी धरती के कोर में रोक रखा है। अल्ट्रॉन बोलता है, मेरी, अब या तो तू सरेंडर कर दे या मरने के लिए तैयार हो जा। मैग्नीटो पिएट्रो को अपनी बहन की बॉडी के पास भेजता हुआ उन एंड्रॉइड पर हमला करता है, पर अल्ट्रॉन ने वो बॉडीज ऐसे मेटल से बनाई ही नहीं थी जिसे मैग्नीटो कंट्रोल कर सके। पर जैसे ही मैग्नीटो का ध्यान भटकता है वहाँ बिजली के झटके से कूदता है थॉर और वो बोलता है, ओडिन की कसम मैग्नीटो, आज रात तेरी मौत होकर रहेगी। और कौन है जिसने एक भगवान की शक्ल धारण करी। नकली थॉर असली थॉर पर हमला करने जाता है जब तक आंट मैन और वास्प अल्ट्रॉन तक पहुंच जाते हैं। सारे असली अल्टीमेट एवेंजर्स वहां आ जाते हैं लड़ने। सब एक दूसरे पर तबाही मचाए हुए थे। तभी अल्ट्रॉन वास्प को पकड़ लेता है और बोलता है कि शायद मैं तुझे जीने दूं, तेरा डीएनए बहुत काम आएगा, ऊपर से तू मेरी माँ जैसी है। तभी उसका सर उखाड़ते हुए एंट मैन बोलता है, अगर वो माँ है तो मैं हूँ तेरा बाप। और बिना अल्ट्रॉन के उसके नौकर किसी काम के नहीं थे और वो सब अवेंजर्स के हाथों मारे गए। वास्प बोलती है, मैग्नीटो, हम सैवेज लैंड में आए थे ये पता लगाने की तेरी बेटी को किसने मारा। उसी समय हॉकाय सेबरटूथ को गोली मारता हुआ खड़ा होता है। वास्प अभी भी बोल रही थी कि ये कोई इंसान नहीं था मैग्नीटो, एक मशीन ने तेरी बेटी की जान ली है। उधर हॉकाय खुद से बोलता है, शायद मैं मर चुका हूँ, शायद मैं बस एक आत्मा हूँ, वो आत्मा जो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक काम पूरा ना हो जाए। इधर मैग्नीटो बोलता है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा।
क्या इन रोबोट्स को तुम लोगों ने नहीं बनाया? वास्प बोलती है कि हाँ हमने बनाया, पर शायद वांडा ने अल्ट्रॉन के प्रोग्राम से छेड़छाड़ की थी। मैग्नीटो बोलता है कि ये बोल भी मत, मेरी बेटी अपनी ही मौत की जिम्मेदार नहीं थी। हॉकाय गुस्से में बोलते हुए वहाँ आता है, चुप हो जाओ, एक पल के लिए तो चुप रहा करो। और वो अपनी आखिरी एरो शूट कर देता है। वो एरो मैग्नीटो को लगती है, तभी एक आवाज आती है, फादर मुझे माफ कर देना। और पिएट्रो मैग्नीटो के सामने आ जाता है और वो एरो उसके लग जाती है। वास्प पूछती है, हॉकाय तूने ये क्या कर दिया? हॉकाय बोलता है कि काम पूरा हो गया, क्या अब मैं मर सकता हूँ? मैग्नीटो अपने दूसरे बच्चे की मौत भी नहीं झेल पाता, वो सब कुछ तबाह करने लगता है, उसकी जगह हवा में उड़ने लग जाती है। थॉर उस पर हमला करने जाता है तो थॉर के हथौड़े को ही कंट्रोल करके अपने साथ ले जाता है। वल्कायरी थॉर को बचा लेती है और दोनों किस करते हैं, पर अवेंजर्स के पास कुछ नहीं था जो मैग्नीटो का पीछा कर सके उस टाइम। मैग्नीटो के सीटाडेल में उस रात वो पिएट्रो की लाश के पास रो रहा था। पिएट्रो, हम दोनों में प्रॉब्लम्स थी, पर अंत में मैं तुझे और तेरी बहन दोनों को प्यार करता था। मुझे पता है कि तू मुझे नहीं सुन सकता, पर अगर हो सके तो बता कि तू वांडा की बॉडी को कहाँ लेकर गया ताकि मैं उसे दफन कर सकूं। उन्होंने जो किया है, इस दुनिया ने जो किया है मेरे बच्चों को मार कर, वो सब अब बहुत महंगी कीमत चुकाएंगे इसकी। इधर हॉकाय को मेडिकल हेल्प के लिए ले जाया जा रहा था। वोल्वरीन और वल्कायरी काजार और शाना को न्यूयॉर्क बुलाते हैं, पर कैप्टन अमेरिका बोलता है, हैंक तू अभी भी हाउस अरेस्ट पे है, अल्ट्रॉन को क्रिएट करना भी तेरी ही गलती थी। तो इस पर हैंक उससे लड़ने लगता है क्योंकि अभी उसकी वजह से ही वो जिंदा थे। तो दोनों को चुप कराते हुए वास्प बोलती है, मैं यहाँ की लीडर हूँ और कैप तेरे वो पैंथर वाले झूठ ने मुझे मरवा ही दिया था, पर हैंक ने मेरी मदद की, हम सबकी की, तो वो इस टीम में जगह डिजर्व करता है। तुझे अगर ये पसंद नहीं तो कोई और टीम ढूंढ ले। तभी किसी दूसरी जगह पे अल्ट्रॉन में अभी भी रिकॉर्डिंग बज रही थी, उसको क्रश करते हुए एक आवाज आती है। उस हैंक को लगता है कि उसने इस टीम के डब्बे में जान डाल दी थी, वो अभी भी उतना स्मार्ट नहीं है। मुझे तो हंसी आती है। स्कारलेट विच के मर्डर से लेकर हर एक चीज पहले से ही प्रोग्राम थी और हमेशा की तरह डूम का ही किया हुआ होगा सब। तो सभी हीरोज अपनी डेली लाइफ में लगे हुए थे। रीड अभी भी सूजन को प्रपोज करने की सोच रहा था। कैप्टन और टोनी की वही रोज जैसी लड़ाई चल रही थी। थॉर और वल्कायरी प्रैक्टिस कर रहे थे और हैंक एंटमैन का सूट छोड़ के अल्ट्रॉन की तरह येलो जैकेट बन गया था। पीटर और उसके दोस्त प्लान बना रहे थे कि आगे क्या किया जाए, फिर से दी डार्क नाइट देखने जाया जाए या फिर पार्टी की जाए। मतलब सारे हीरोज की लाइफ वापस से नॉर्मल हो गई थी, यहाँ तक कि एक्समैन भी अपनी लाइफ आराम से जी रहे थे। पर आने वाले खतरे की भनक किसी को भी नहीं थी। अचानक से सारे हीरोज देखते हैं कि आसमान में बादल गरजने लगते हैं, बारिश होने लगती है, तूफान आने लगता है और कुछ ही देर में सब कुछ डूबने लग जाता है, जैसे कि समुंदर का पानी आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। सारी बिल्डिंग, सारे हीरोज डूबने लगते हैं, व्हेल तक बिल्डिंग्स में घुसने लगती हैं। एंटमैन अपनी साइज बड़ी करके सबको बचाने की सोचता है। ब्रूस बैनर को हल्क डूबने से बचाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कैसे करता। इधर किटी प्राइड पीटर को ट्रेन से बाहर निकालती है अपनी दीवारों के आर पार जाने वाली पावर्स से और बोलती है कि तू बाकियों को बचा, अपनी गैंग को मैं संभाल लूंगी। तो पीटर वहाँ से निकल जाता है स्पाइडरमैन बन के। जब टोनी कैप्टन को बचाता है तो कैप्टन बाकी हीरोज के बारे में पूछते हैं, पर अचानक से इतना सब कुछ और इतनी लाशें देख के टोनी खुद भी नहीं समझ पाता कि कौन जिंदा है और कौन नहीं। नमोर के पास जाने का टाइम नहीं था तो सूजन खुद ही पानी को कंट्रोल करने की सोचती है, लेकिन इतने सारे पानी के प्रेशर की वजह से वो बेहोश हो जाती है। रीड द थिंग से सूजन को बचाने को बोलता है, पर द थिंग बताता है कि शायद सूजन का भाई और उसके पिता दोनों मारे जा चुके हैं। रीड सूजन को थिंग को देते हुए कहीं चला जाता है और ये सब होता है बस 8 मिनट में। रीड अपनी जेट लेके पानी पे निकलता है नमोर को ढूंढने, पर नमोर सरफेस पे आ जाता है। नमोर तूने ये क्या कर दिया, सबको मार दिया, मेरी सूजन को भी मारने की कोशिश की। नेमोर उसे जेट से बाहर खींचकर बोलता है, मुझे तू क्या सोचता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब कुछ मैंने नहीं किया क्योंकि तुम सब मेरे लिए कीड़े मकोड़े होगे, पर मैं जानबूझकर कभी सूजन को चोट नहीं पहुंचा सकता। रीड उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे नेमोर वहीं बेहोश हो जाता है, पर फिर रीड सोचता है कि अगर नेमोर ने नहीं किया तो किसने किया। वहीं लेटवेरिया में डॉक्टर डूम अपने महल में अकेला था। वो सबको पुकारता है पर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती और जब वो बाहर आकर देखता है तो पूरा लेटवेरिया और उसके लोग जम चुके थे।
इधर एक्स मैंसन में चार्ल्स का दिमाग बज रहा था क्योंकि वो देख सकता था कि कैसे उसके म्यूटेंट्स और लाखों लोग मारे जा चुके थे। वुल्वरीन उससे पूछता है कि हुआ क्या है, तो चार्ल्स बस अपना दिमाग कैप्टन रीड बाकी हीरोज से कनेक्ट करके बोलता है, मैं चार्ल्स जेवियर हूँ और मुझे पता है कि क्या हुआ है और मुझे पता है कि ये किसने किया है और वो नहीं रुकेगा जब तक सब कुछ तबाह नहीं हो जाता। हम सब में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे साइड में रखकर हमें लड़ना होगा। मैं तुम्हें मेरे बचे हुए एक्समैन और एक मेंटल तस्वीर भेज रहा हूँ, यहाँ तुम उसको ढूंढ पाओगे। वो तुमसे डरता नहीं है, ये उसका डूम्सडे प्लान है। हर आदमी, हर औरत और बच्चे का मर्डर इस दुनिया में, तुम्हें मैग्नीटो को रोकना होगा। तभी मैग्नीटो अपने महल से बोलता है, हाँ लाओ चार्ल्स, सबको लाओ, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि जो उन्होंने किया उसके लिए वो कितनी भारी कीमत चुकाएंगे। इधर उस रात पीटर किसी की मदद कर रहा था कार उठाकर। वो बोलता है, ये हर डरावनी चीज रात को ही क्यों होती है? एक पल को ये शहर पानी के नीचे था और एक पल में सब खत्म। इतनी मौतें और तबाही बस दुनिया के सबसे बड़े बुरे इंसान मैग्नीटो की वजह से। तभी आवाज आती है, हल्क हेल्प स्पाइडरमैन। और हल्क स्पाइडी के ऊपर से कार उठाकर उसकी मदद करता है। इधर टोनी बेहोश कैप्टन अमेरिका को जल्दी से शील्ड बेस पे लाता है मेडिकल चेकअप के लिए, क्योंकि और कोई जगह बची ही नहीं थी। तभी कैरल आकर बोलती है, टोनी मैनहट्टन डूब चुका था, पूर्वी यूरोप जम चुका है, अमेज़न में ज्वालामुखी उठ रहे हैं और मैं तुम्हें। टोनी बोलता है, ये कैप्टन है और वो सांस नहीं ले रहा। कैरल फिर मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। कैरल यहाँ शील्ड की चीफ थी, कैप्टन मार्वल नहीं। वो डूब रहा था या डूब गया था मुझे नहीं पता, पर मैंने उसे बचाया। फिर हम बाकी टीम मेंबर्स को ढूंढ रहे थे और वो खड़े खड़े गिर गया। कैरल टोनी की मदद करने को बोलती है, पर निक फ्यूरी जब से गया था तब से किसी को शील्ड से फर्क भी नहीं पड़ रहा था। टोनी बस कैप को वहां छोड़कर जाने को तैयार था। उसे कोई भरोसा नहीं था कि कैप अब उठेंगे भी या नहीं। इधर हॉकाई और एंटमैन साथ में थे। हॉकाई एंटमैन से बात करने की कोशिश करता है, पर वो बस वास्प के लिए परेशान था। वो हॉकाई को पकड़कर गुस्से में उठाता है और बोलता है कि एक कारण बोल कि मैं तुझे किसी कीड़े की तरह मसल ना दूं। क्योंकि जैनेट को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हैंक बोलता है, तूने तो बोला था जैनेट को मेरे आसपास भी नहीं रहना चाहिए, फिर क्यों? हॉकाई अपना मास्क उतारते हुए बोलता है कि क्योंकि मैं कुछ भी सोचूं तेरे बारे में, लेकिन यहाँ बस मुझे ही पता है कि उस औरत को जिससे तुम प्यार करते हो उसे खोने का दर्द क्या होता है, और वो दर्द तुम भी डिजर्व नहीं करते। थिंग सूजन को संभाल रहा था, पर सूजन की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल थी। बेहोशी की हालत में भी उसकी पावर्स तबाही मचा रही थी और थिंग बस रीड के वापस लौटने की होप कर सकता था। उधर रीड नेमोर को अपनी बोट पर बांधने जा रहा था। वो बोलता है, प्रोफेसर एक्स मेरे सर पे आके कितना भी कुछ कह लें, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस तबाही से तेरा कुछ तो लेना देना है नेमोर। तभी रीड की जेट बोट को एक एयरशिप हवा में खींचती है और लोग बोलते हैं कि तू मेरे बराबर दिमाग रखता है। नेमोर ने कुछ नहीं किया, ये सब मैग्नीटो ने किया है। ये बात अपने दिमाग में डाल ले। और बात रही सोल्यूशन की, तो उसके लिए हमें निक फ्यूरी चाहिए। और निक फ्यूरी अलग स्क्वाड्रन सुप्रीम के यूनिवर्स में फंसा हुआ था, जिसकी न्यूड प्रिंसेस जार्डा पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और वही प्रिंसेस जार्डा भी निक फ्यूरी के पास थी। वो बोलती है कि मुझे इस क्रिमिनल के साथ हाथ नहीं मिलाना, पर अगर ऐसा चांस है कि मैं तुम्हारी अर्थ को बचा सकती हूँ तो मैं तुम्हें मेरे घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। इधर न्यूयॉर्क में थॉर पेगासस पर उड़ता हुआ अपनी वेल्कायरी को ढूंढ रहा था, पर जब उसे वो मिली तो वो बस एक जिंदा लाश के सिवा कुछ नहीं थी। थॉर ये सहन नहीं कर पाता और वो जोर से अपनी तलवार जमीन पर धंसाता है और वो पहुंच जाता है वेल्हाला हेला के सामने। वो बोलता है, हेला मौत की देवी, मुझे पता है कि तू यहाँ क्या करने आया है, पर तू सोचता है कि मैं तुझे तेरी वल्कायरी की आत्मा यूं ही दे दूंगी। मेरे चैलेंज का हिस्सा बन, मेरे मौत के सोल्जर्स की आर्मी को हरा और एक कीमत के बदले मैं तुझे सब कुछ दे दूंगी। और वो तैयार हो जाता है। वो अपने प्यार के बिना वहाँ से नहीं जाने वाला था। तभी एक शील्ड उसके पास आती है। कैप्टन अमेरिका भी वहीं खड़ा था उसके बगल में लड़ता हुआ, क्योंकि वो भी मर चुका था उस तबाही में। इधर हैंक हॉकाई को लेकर जैनेट को ढूंढ रहा था। हॉकाई को कुछ दिखता है और वो हैंक से खुद को नीचे रखने को बोलता है। जैसे ही वो हैंक के हाथ से उतरता है, हॉकाई अपना तीर कमान लिए उसने जो देखा उसकी तरफ दौड़ता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। ब्लॉब तब तक वास्प के मुर्दा शरीर को चबा चबा के खा रहा था और हॉकाई कुछ नहीं कर सकता था। और उस समय जब एक्समैन उनकी साथियों की बॉडीज को लाने गए थे, अकेला चार्ल्स के सामने खड़ा था मैग्नीटो।
अभी भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ। चार्ल्स बोलता है तू पूरी धरती को तबाह कर देगा क्योंकि तेरे बच्चे मारे गए, क्या यही तेरी इच्छा है? मैग्नीटो बोलता है उनकी मौत ने बस मेरी आंखें खोल दी। इतने सालों में इंसानों ने किया ही क्या है इस दुनिया को तबाह करने के अलावा, और भगवान की तरह मैं इस दुनिया को अंत तक ले आऊंगा। चार्ल्स बोलता है तू कोई भगवान नहीं है, ये दुनिया तुझे हिटलर लादेन की तरह याद रखेगी। मैग्नीटो को गुस्सा आ जाता है और वो वही करता है जो उसने सोचा था। वो चार्ल्स की गर्दन तोड़ के उसे मार देता है। वांडा बोलती है वो सब मर चुके हैं मैग्नीटो। एमा फ्रॉस्ट, नाइट क्रॉलर, लगभग सारे म्यूटेंट्स मारे जा चुके हैं। बिल्डिंग्स राख में बदल चुकी हैं, कोई नहीं बचा, यहाँ तक कि सबका चहीता चार्ल्स जेवियर भी मर गया। पर तुम्हें तो ये पता ही था, तुम्हारे सुसाइड बॉम्बर्स पार्लियामेंट से लेकर हर बड़ी जगह को खत्म कर रहे हैं, और डैडी तुमने ये सब तबाही मेरे नाम पर की। तभी मैग्नीटो वांडा का गला पकड़कर बोलता है मुझे आजमाने की कोशिश मत कर। वांडा और पिएट्रो की मौत तो बस चिंगारी थी जिसने ये आग लगाई, और देखते ही देखते वो वांडा मिस्टीक में बदल जाती है। मैग्नीटो बोलता है सालों तक मैंने इस दुनिया को बेहतर कल देने की सोची और लोगों ने मुझे ही टेररिस्ट बना दिया, पर अब नहीं। मिस्टीक, तेरे लिए मेरे पास असली काम है, तो अब मुझे निराश मत करना। तभी मैड्रॉक्स का एक क्लोन जो ये सुसाइड बॉम्बिंग कर रहा था वो मैग्नीटो पर सवाल उठाता है क्योंकि अब म्यूटेंट्स भी मारे जा रहे थे। तो बस एक क्लोन होने की वजह से मैग्नीटो थॉर के म्योनिर का इस्तेमाल करके उसे अपने महल से बाहर फेंक कर बोलता है मैं तय करूंगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, और जिंदा रहने वाले मेरे शुक्रगुजार होंगे कि मैंने उन्हें धरती पर स्वर्ग दिया। इधर जब हैंक देखता है कि ब्लॉब जैनेट की बॉडी को खा रहा था तो वो ब्लॉब को उठाता है और अपने दांतों से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। हॉकाय खुद डर जाता है। हैंक जैनेट की बॉडी को उठाता है पर हॉकाय उसे समझाता है कि वो मर चुकी है, पर हैंक उसे लैब पर ले जाने की बोलता रहता है कि वो कैसे भी करके वापस से जैनेट को ठीक कर देगा। इधर वुल्वरीन को गटर में नाइट क्रॉलर की डेड बॉडी मिलती है। वो उसकी डेड बॉडी को बाकी म्यूटेंट्स के पास लाता है। एंजल अपनी गर्लफ्रेंड की मौत सहन नहीं कर पा रहा था और वो अकेले ही मैग्नीटो से लड़ने जाने की करता है, पर तभी जीन को झटका लगता है। उसे पता लगता है कि प्रोफेसर एक्स मारे जा चुके हैं। इधर कैप्टन और थॉर उन मुर्दों से लड़ रहे थे। कैप्टन समझाते हैं कि वो मर चुके हैं, पर थॉर उन्हें बताता है कि वेल्हाला स्वर्ग या नर्क नहीं है, और थॉर वादा करता है कि वो कैप्टन को वापस भेज देगा। कैप्टन हमेशा की तरह थॉर पर भरोसा करते हैं। थॉर आखिरी मुर्दे को खत्म करके जोर की आवाज से हेला को पुकारता है, पर हेला हर जगह थी वेल्हाला में। वो वल्कायरी की बॉडी लेके थॉर के सामने आती है और वो बोलती है कि तूने मेरी सेना को खत्म करके अपनी वर्दीनेस साबित कर दी ओडिनसन, अब मैं तुझे तेरा प्यार वापस देती हूँ। थॉर जोर से चिल्लाता है ये क्या छला हुआ है, वल्कायरी अभी भी एक लाश है। हेला बोलती है कि हर चीज की एक कीमत होती है, अगर मैं उसे जाने दूं तो उसके बदले किसी को तो यहाँ रुकना होगा। कैप्टन थॉर और वल्कायरी के प्यार को समझते हुए वहाँ रुकने को तैयार होते हैं, पर थॉर एक गर्वशाली भगवान था। उधर सील्ड बेस पर म्यूटेंट क्लोन सुसाइड बॉम्बर्स हमला कर रहे थे। टोनी स्टार्क और कैरल उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वो बहुत सारे थे। पर तभी एक एरो फायर होती है। हॉकाय और एंटमैन वहां आ जाते हैं। एंटमैन टोनी को वास्प को अंदर ले जाने को कहता है। वो बताता है कि कोई जोकासा प्रोजेक्ट की फाइल है वो चेक करना, जितने में उन क्लोन्स को एंटमैन संभाल लेता है। एंटमैन उन म्यूटेंट्स को रौंदने लगता है, पर वो उसके शरीर पर चढ़ने लगते हैं। वो हॉकाय से बोलता है कि वास्प को सुरक्षित रखना। हॉकाय उससे बोलता है वो मर चुकी है एंटमैन, और लोग मुझे पागल बोलते हैं। एंटमैन उन म्यूटेंट सुसाइड बॉम्बर्स को अपनी बॉडी पे चढ़ाए पानी में चला जाता है और वास्प को गुड बाय और आई लव यू बोलता हुआ उन सुसाइड बॉम्बर्स के साथ फट जाता है। उस धमाके के सामने ही वल्कायरी जिंदा होती है। वो थॉर को पुकारती है, पर वहाँ बस आयरन मैन था। वल्कायरी टोनी को बताती है कि कैसे थॉर ने उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और वो मैग्नीटो से उसका बदला लेके रहेगी। कैप्टन भी वापस जिंदा हो जाते हैं। हॉकाय उसको क्रिटिसाइज करता है तो कैप्टन उसे पकड़ के चिल्लाने लगते हैं, थॉर ने हमारे लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। तो हॉकाय भी गुस्से में बोलता है मेरे पास भी तेरे लिए एक न्यूज है कैप्टन, जिस आदमी से तू सबसे ज्यादा नफरत करता था आज उसने भी अपनी जान दे दी तुझे बचाने के लिए। कैप्टन समझ नहीं पाता कि हैंक ऐसा क्यों करेगा, तो हॉकाय बोलता है कि क्योंकि जिस औरत से तुम दोनों प्यार करते थे वो मर चुकी है। तो कैप्टन खड़ा होता है वल्कायरी, टोनी और हॉकाय के साथ हर हीरो को ढूंढ के मैग्नीटो से बदला लेने के लिए। उसी टाइम हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पे स्मैश खेल रहा था। स्पाइडरमैन उससे बोलता है कि हल्क रहने दे, स्ट्रेंज का घर पता नहीं किन चीजों से भरा हुआ है।
हर जगह स्मैश नहीं करते वरना गलत दरवाजे खुल जाते हैं, फिर भुगतना हमको ही पड़ेगा। पर एक रोशनी के साथ जो चीज वहाँ बचती है वो था स्पाइडरमैन का फटा हुआ मास्क, जो किटी प्राइड को मिलता है और वो रोते हुए उस मास्क को अपने साथ ले जाती है। स्ट्रेंज को लगता है कि स्पाइडरमैन ने डोरमामू को रोकने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, पर डोरमामू बाहर निकल आया था और यहाँ तक कि उसने जॉनी स्टॉर्म को भी कैद कर लिया था। वो उसकी आग का यूज कर रहा था खुद को पावर देने में। स्ट्रेंज कॉन्फिडेंट था कि वो डोरमामू जैसे डीमन को हरा देगा, पर यह आसान नहीं होने वाला था क्योंकि डोरमामू हर स्पेल हर जादू से बच रहा था। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी के कपड़ों में बांधकर अपने डार्क मैजिक से उसे अंदर से मार देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज खून में नहा जाता है। हल्क के पीछे आर्मी पड़ी थी, जबकि वो बोलता भी है कि वो बस मदद करना चाह रहा है। तो स्कॉट अपनी आंखों की लेजर से हेलीकॉप्टर पर हमला करके उन्हें हल्क को अकेला छोड़ने को कहता है, पर तभी हल्क के सामने उसका पुराना दुश्मन वुल्वरीन आता है, पर जीन ग्रे उन्हें रोक लेती है और हल्क बोलता है कि हल्क खूबसूरत लड़की की मदद करेगा। और उसी समय प्रिंसेस ज़ार्डा, डॉक्टर डूम और रीड सुप्रीम यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं निक फ्यूरी को वापस ले जाने, पर निक फ्यूरी मना कर देता है। रीड उसे सब कुछ सच सच बताता है और निक पहले तो उन्हें झाड़ता है क्योंकि जब उसने मैग्नीटो के इरादे बताए थे तब किसी ने नहीं सुना था। पर निक फ्यूरी डॉक्टर डूम की तरफ देखता है और डूम फाइनली सच बोलता है, मैग्नीटो की बेटी को मरवाने में मेरा हाथ था। मुझे लगा था कि मैग्नीटो हीरोज को मारेगा वार करके और फिर मैं बाद में आके सब पर राज करूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैग्नीटो ने पहले से ही डूम्सडे का प्लान बना रखा था। रीड और प्रिंसेस ज़ार्डा डॉक्टर डूम पर हमला करते हैं, पर निक फ्यूरी उन्हें रोकता है क्योंकि मैग्नीटो अभी बड़ा खतरा था। आंट मे के घर पे किटी प्राइड वुल्वरीन से बोलती है कि वहाँ पर एक जादुई रोशनी थी और फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गया। बस ये मास्क का टुकड़ा बचा है, शायद वो मर गया है, शायद नहीं, मुझे नहीं पता। वुल्वरीन उससे बोलता है कि मेरी टाइमिंग ही खराब है, पर किटी हम सब मैग्नीटो से लड़ने जा रहे हैं और अगर मैं वापस ना लौटूं तो ये बॉक्स खोल देना, तुझे समझ आ जाएगा कि क्या करना है। किटी प्राइड जानने की जिद करती है, लेकिन वुल्वरीन उसे बाकी यंग म्यूटेंट्स की जिम्मेदारी देते हुए बोलता है, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब सब लोगों को जरूरत होगी नई शुरुआत की, तो अच्छे इंसानों की जरूरत पड़ेगी और तुम किटी सबसे अच्छे में से एक हो। मैग्नीटो अपने सीटाडेल से उन हीरोज के आते हुए जेट को देखता है। वो उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था कि तभी एंजल आके उसे मुक्का मारता है। मैग्नीटो सेबर टूथ को बुलाता है। सेबर टूथ एंजल के मुंह को जमीन पे मारते हुए उसकी गर्दन तोड़ते हुए उसके पंख उखाड़ देता है और हॉकाई सेबर टूथ की आंख में तीर मार देता है। मैग्नीटो थॉर का हैमर लेके भाग ही रहा था कि वल्कायरी अपनी तलवार लिए उसके सामने खड़ी होती है। मैग्नीटो उस हथौड़े से वल्कायरी को मारने की करता है, पर वो उसका हाथ ही काट देती है। तो मैग्नीटो उसकी तलवार छीन के फिर से वार करने जाता है, पर कैप्टन अपनी शील्ड से उसका मुंह तोड़ देते हैं। वो दीवार को उनके ऊपर गिराता हुआ वहाँ से भागता है, पर सारे हीरोज उसका आगे इंतजार कर रहे थे। तो वो खड़ा होता है लड़ने के लिए और वुल्वरीन उसके ऊपर कूदता है। जीन ने लोगन के सर में घुस के देख लिया था कि आज वो मैग्नीटो को मार के ही चैन लेगा। लोगन उसे मारते हुए बोलता है कि तुझे लगता है कि तू भगवान है तो इस धरती को तबाह करके अपने लिए कुछ बनाएगा, तो मेरे पास तेरे लिए न्यूज है, अगर तू गॉड है तो गॉड आज डेड है। मैग्नीटो उससे बोलता है कि कोई इंसान से कम और जानवर से ज्यादा मुझे जज नहीं कर सकता, तू मुझे क्या रोकेगा, तू खुद को नहीं रोक सकता। तभी मैग्नीटो साइक्लॉप्स के विजन और आयरन मैन के आर्मर को कंट्रोल करता है और उन दोनों से वुल्वरीन पे हमला करवाता है। बाकी के हीरोज उन्हें रोकते हैं, पर तब तक वुल्वरीन की चमड़ी, उसका मांस उसके शरीर से अलग हो जाते हैं। पर फिर भी अपने आखिरी अटैक में वो अपने क्लॉस को मैग्नीटो की छाती के आर पार निकाल देता है और मैग्नीटो उसके एडमेंटियम के शरीर को एक जले हुए हड्डियों के ढांचे में छोड़ देता है और वो बस उन हीरोज के सामने पड़ा था बिना किसी जान के। उसी समय हल्क और कोलोसस उस उड़ते हुए सीटाडेल को तबाह कर रहे थे। तभी मिस्टिक उन पर हमला कर देती है। हल्क उसे खाने की सोचता है, पर वो अपनी गन नीचे फेंकती है जो ब्लास्ट को तैयार थी। सेबर टूथ मिस्टिक को बचाता हुआ वहाँ से बाहर उड़ जाता है और उनके पीछे सीटाडेल की मशीन उड़ जाती है। मैग्नीटो गुस्से में खुद को घसीट रहा था। वो लोगन का आखिरी बचा हाथ अपनी छाती से बाहर निकालता है, पर वहाँ खड़ा था निक फ्यूरी। उस पर गन ताने हुए मैग्नीटो निक फ्यूरी पे चिल्लाता है, पर निक अपने साथ जीन ग्रे को लाया था।
जीन ग्रे निक फ्यूरी के दिमाग में जो सच था वो सच मैग्नीटो को दिखाती है। म्यूटेंट्स कोई भगवान के बनाए अवतार नहीं थे, इंसानों ने म्यूटेंट्स जीन की शुरुआत करी थी लैब में। वो कोई स्पेशल नहीं थे, बिना इंसानों के वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो मैग्नीटो कितना भी चाहे वो अपने क्रिएटर से ऊपर नहीं था। सच पता चलने पर मैग्नीटो को फाइनली समझ आता है कि उसने क्या कर दिया। वो इंसान म्यूटेंट सबको मार रहा था, वो अंधा हो चुका था, पर उसके पास अब पावर्स नहीं थी ये धरती की तबाही को रोकने की। तो साइक्लॉप्स आगे आता है और उसे बताता है कि आखिरी इंसान जो उसे माफी दे सकता था, चार्ल्स जेवियर, वो मर चुका है। और साइक्लॉप्स अपनी पावर से उसको वहीं खत्म कर देता है और सारे एवेंजर्स, एक्समैन जो भी बचे थे वो उस पानी में डूबते सीटाडेल को छोड़कर चले जाते हैं। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी। कुछ टाइम बाद थॉर हेला से पूछता है कि आखिर उसे ऐसा क्या करना होगा कि वो वैल्हाला से जा सके और अपने प्यार वल्कायरी से मिल सके। हेला धीरे से अपना हेलमेट उतारते हुए बोलती है कि हाँ, एक चीज तो है जो तुम कर सकते हो। मैं वैल्हाला की अकेली रूलर हूँ, पर वैल्हाला को कोई नया तो चाहिए सिंहासन पे बैठने के लिए। मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हें चाहिए ओडिनसन, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे वो देना होगा जो मैं चाहती हूँ। तुम मुझे एक वारिस दो और मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हें चाहिए। अब यहाँ धरती पर वल्कायरी थॉर के लिए रो रही है, तभी इंचेंट्रेस वहाँ आती है और उसे पानी में दिखाती है कि थॉर कर क्या रहा है वैल्हाला में। और यहाँ थॉर तो भैया मस्त बिजी था हेला के साथ सेक्स करने में। वैल्कायरी खुद की आंखों पे भरोसा नहीं करती कि उसका प्यार ऐसा कैसे कर सकता है। अब कुछ टाइम बाद थॉर हेला पे गुस्सा होता है कि हमारी डील का क्या हुआ। तो हेला बोलती है कि मैं तुम्हें वैल्हाला से वापस नहीं भेज सकती जब तक कोई तुम्हारी जगह ना ले ले। थॉर गुस्से में उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हेला दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है। एक दिन में उसके बच्चा भी होने वाला था। हेला बोलती है कि यहाँ समय अलग तरीके से काम करता है ओडिनसन, तुम्हें क्या पता, शायद तुम यहाँ सालों से हो। पर यहाँ प्लॉट ट्विस्ट तो तब आता है जब धरती पे लोकी वल्कायरी को फिर से मार देता है और थॉर धरती पर चला जाता है और वल्कायरी वापस से वैल्हाला में। और वल्कायरी अब हेला की सर्वेंट बन जाती है जो उसके लिए लोगों को मारेगी, और वो इसकी शुरुआत ही करती है लोकी से। वैसे थॉर और हेला का एक बेटा भी हुआ था इसके बाद, मोदी थॉरसन। मेरे भाइयों बहनों, अरे नहीं नहीं नहीं, अपने वाले मोदी जी नहीं। और इस मोदी को मारा था इसके ही बाप यानी थॉर ने। देखो सच कहूं तो अल्टीमेट कॉमिक्स माइल्स मोरालिस के अलावा ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। अगर उन्हें किन्हीं चीजों ने चर्चा में लाया तो वो थी ऐसी ही कंट्रोवर्शियल स्टोरीज, और अपने कैरेक्टर से जो कुछ ज्यादा ही सेक्सी, हॉट और सेक्स में जुड़े हुए थे। मतलब ऐसा मान के चलो कि हर दूसरे पैनल में तुम्हें कुछ ऐसा मटेरियल देखने को मिल ही जाएगा। तभी तो इतने कम रन टाइम में भी सबसे ज्यादा वियर्ड स्टोरीज वहीं से निकल के आती हैं। खैर आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अल्टीमेट कॉमिक में हेला लोकी की बेटी नहीं है। ये स्टोरी सिर्फ थॉर के धोखे और उसकी मजबूरी पे फोकस करती है। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।